गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का चौथा चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है मोशन एनालिसिस या गति विश्लेषण। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो आपका एनएसक्यूएफ के अनुसार निर्धारित है वो आपके सामने है। छोटा सा सिलेबस है। प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन एनालिसिस क्या होता है, थर्मलिक्स क्या होता है, सीमो चार्ट्स क्या होता है, नॉर्मल वर्क एरिया या प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी क्या होता है, डिजाइन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस, एर्गोनॉमिक्स क्या होता है, डिजाइन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो ये सिलेबस है। आप जैसा कि आज जानते हैं, हम हमेशा जो करते हैं शब्दों का अर्थ समझते हुए बहुत ही सरल तरीके से पूरे चैप्टर को हम आज के इस ई लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और साथ में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलें और आपके नोट्स बनते जाएं। तो कॉपी और पेन आपको तैयार रखना है। जो भी मैं बता रहा हूं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बिंदुवार हम बात करते हैं। जो भी मैं बताता चल रहा हूं उसको लिखते चलना है ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो जाएं। समझ में तो आपको आ ही जाएगा। यही नोट्स आगे चल करके परीक्षा की तैयारी में या फिर आगे आपको कभी हायर एजुकेशन में या फिर इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे तो यही आपके कॉन्सेप्ट आगे काम आने वाले हैं। तो आइए बिना देरी की सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गति विश्लेषण यानी मोशन एनालिसिस। मोशन को हिंदी में कहते हैं गति, एनालिसिस मतलब विश्लेषण। तो गति विश्लेषण का एक दूसरा नाम भी है बच्चों, गति अध्ययन या मोशन स्टडी। तो कई सारी किताबों में हो सकता है गति विश्लेषण न लिख करके वो गति अध्ययन या मोशन स्टडी लिख दें। तो दोनों शब्द एक ही हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गति से मतलब होता है कि किसी इंडस्ट्री में जो विभिन्न प्रकार के मूवमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो किसी श्रमिक द्वारा किए जा रहे हों, चाहे वो पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट हो रहा हो, चाहे वो टूल्स और इक्विपमेंट्स का एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट हो रहा हो, इन्हीं को हम कहते हैं मोशन यानी कि गतियां। तो बच्चों, एक सिंपल तरीके से हम इसको समझ लेते हैं कि ये किसी उद्योग में हो रही विभिन्न गतियों का वैज्ञानिक विश्लेषण करके अनावश्यक गतियों को दूर करना ही गति अध्ययन कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी उद्योग में मैंने आपसे बताया कि विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं। जैसे किसी श्रमिक द्वारा कोई गति की जा रही है, हाथों के द्वारा मूवमेंट किया जा रहा है, पैरों के द्वारा, तो उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। फिर उसमें से लगता है कि ये जो इनके द्वारा मूवमेंट किया जा रहा है ये गलत है, तो उनको बताया जाता है कि ये देखिए ये आपका जो गति है या मूवमेंट है ये गलत है, इसको यदि आप दूर कर देंगे या इसमें सुधार कर लेंगे तो आपकी दक्षता में वृद्धि होगी, आपको थकान भी नहीं होगी और कार्य पूरा करने में भी कम समय लगेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि मतलब मानव शरीर की या फिर पदार्थों की या मूवमेंट, एक टूल्स इक्विपमेंट्स की कोई भी गतियां या मूवमेंट हो रही हैं तो उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करना, जो अनावश्यक गतियां हो रही हैं उनको पहचानना और उनको दूर करना ही गति अध्ययन या गति विश्लेषण कहलाता है। तो फिर सिंपल तरीके से आपको सिंपल सी परिभाषा लिखना है, किसी उद्योग में हो रही विभिन्न गतियों का वैज्ञानिक विश्लेषण करके अनावश्यक गतियों को दूर करना ही गति अध्ययन या गति विश्लेषण कहलाता है। अब आइए बात करते हैं आगे की। तो ये सबसे पहले जब भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात होगी तो गिलब्रेथ का नाम आपके सामने जरूर सुनने को मिलेगा, जरूर आएगा। तो एफ गिलब्रेथ या फ्रैंक गिलब्रेथ, और इनकी जो वाइफ थी वो इनका नाम था लिलियन गिलब्रेथ। तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। तो सर्वप्रथम गिलब्रेथ ने ही गति अध्ययन के सिद्धांतों का प्रतिपादन या शुरुआत की थी। गति अध्ययन के यदि हम उद्देश्यों की बात करें यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोशन स्टडी, तो पहला जो मैंने आपसे बताया कि जो भी विभिन्न प्रकार की गतियां हो रही हैं उनका विश्लेषण करके उनको अनावश्यक गतियों को पहचान कर उन अनावश्यक गतियों को समाप्त करना यानी एलिमिनेटिंग ऑफ अननेसेसरी मोशंस। तो ये सबसे पहला उद्देश्य है, अनावश्यक गतियों को समाप्त करना। दूसरा है उत्पादकता एवं दक्षता में वृद्धि करना। जब आप अनावश्यक गतियों को समाप्त कर देंगे कहीं ना कहीं समय की बचत होगी, दक्षता में वृद्धि होगी और अल्टीमेटली उत्पादकता में भी वृद्धि होगी, जो कि किसी भी इंडस्ट्री का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड इफिशिएंसी। तीसरा, कार्य विधियों का मानकीकरण करना। जो भी वर्क मेथड्स हैं उनका मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजिंग करना, ये मूल मकसद है। तीसरा मुख्य उद्देश्य है किसका, गति अध्ययन का। चौथा है बच्चों श्रमिकों को थकान को कम करना या उनको थकान ना होने देना। जब सही तरीके से गति करेंगे उनके अंग, वो मूवमेंट सही तरीके से करेंगे काम करते समय तो उनको थकान कम होगी, उनकी दक्षता में वृद्धि होगी। तो श्रमिकों की थकान को कम करना यानी रिड्यूसिंग वर्कर्स फटीग।
पांचवा है श्रमिकों की सुरक्षा में वृद्धि करना, जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं वो ऐसे हों कि दुर्घटना से बचाव हो, किसी भी तरीके की दुर्घटना ना हो और सेफ्टी में यानी सुरक्षा में वृद्धि हो। तो श्रमिकों की सुरक्षा में वृद्धि करना भी एक मुख्य उद्देश्य है, यानी इंप्रूविंग वर्कर सेफ्टी। छठवां है लागत में कमी लाना। जब दक्षता में वृद्धि होगी, प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होगी, तो कहीं ना कहीं लागत में भी कमी आएगी। तो ये 6 उद्देश्य हैं जो मुख्य निकल करके आते हैं गति अध्ययन के उद्देश्यों के रूप में। अब मुख्य बात आती है गति अध्ययन के वो गति मितव्ययिता के सिद्धांत, यानी इनको कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन स्टडी या प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन एनालिसिस। तो गति मितव्ययिता के सिद्धांतों को गिलब्रेथ द्वारा विकसित किया गया था। ये सिद्धांत उत्पादकता एवं दक्षता में वृद्धि हेतु दिशा निर्देश का काम करते हैं, यानी इंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं। तो गति मितव्ययिता के सिद्धांतों को अपनाकर श्रमिकों की थकान को कम करके उनकी दक्षता में वृद्धि की जाती है, जिससे अल्टीमेटली उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। तो गति मितव्ययिता के सिद्धांतों को हम क्या कर सकते हैं, 3 वर्गों में या 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला मैंने आपसे बताया कि गतियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की हो सकती हैं। एक तो मानव श्रम से, जो मतलब मानव जो वहां काम कर रहे हैं व्यक्ति, चाहे वो ऑपरेटर हो चाहे श्रमिक हो, उनके हाथों द्वारा पैरों द्वारा विभिन्न प्रकार की गतियां हो रही हैं। तो पहला जो कैटेगरी हो गई मानव शरीर के उपयोग से संबंधित गति मितव्ययिता के सिद्धांत, तो रिलेटेड टू यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी। दूसरा है बच्चों कार्यस्थल में जो कार्यस्थल की व्यवस्था होती है, जैसे उसका लेआउट हो गया, अन्य जो सामान रखने की व्यवस्था है, वहाँ की जो डिजाइन है, उस पर भी महत्वपूर्ण गतियाँ निर्भर करती हैं। भाई लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है कि कम दूरी में काम हो जा रहा है। तो कार्यस्थल की डिजाइन एवं व्यवस्था से संबंधित गति मितव्ययिता के सिद्धांत, तो ये दूसरा वर्ग हो गया या कैटेगरी हो गई, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी रिलेटेड टू डिजाइन एंड अरेंजमेंट ऑफ ए वर्क प्लेस। तीसरा बच्चों होता है जो औजार और उपकरण होते हैं, उनमें भी मूवमेंट होता है, उनको भी चलाया जाता है, यानी गति कराई जाती है। तो औजारों एवं उपकरणों की डिजाइन से संबंधित गति मितव्ययिता के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी रिलेटेड टू टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो 3 बच्चों कैटेगरी हो गई, समझ के लिए बिल्कुल याद रख लीजिए। मानव शरीर से संबंधित गति मितव्ययिता के सिद्धांत, कार्यस्थल की डिजाइन एवं व्यवस्था से संबंधित गति मितव्ययिता के सिद्धांत, और तीसरा जो हो गया औजारों एवं उपकरणों की डिजाइन से संबंधित गति मितव्ययिता के सिद्धांत। क्योंकि तीनों जो कैटेगरी आपने देखा कि कहीं ना कहीं इनमें मूवमेंट या गतियां होती हैं, इसलिए 3 भागों में बांट करके हम इसका अध्ययन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहला सिद्धांत लेते हैं मानव शरीर के उपयोग से संबंधित गति मितव्ययिता के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन स्टडी रिलेटेड टू यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इनके बारे में इन्होंने गिलब्रेथ ने सिद्धांत दिए। जैसे पहला बताया कि दोनों हाथों का प्रयोग एक साथ करना चाहिए। जैसे अब एक उदाहरण लेते हैं कि कोई फावड़ा भांजने को आपको दे दिया जाए कि फावड़ा से मिट्टी खोदो, तो आप एक हाथ से फावड़ा यदि पकड़ के मिट्टी खोदने लगोगे तो क्या आप मिट्टी खोद पाओगे? नहीं, न मिट्टी खुदेगी और आपके हाथ भी जल्दी थक जाएंगे, हो सकता है आपके हाथ में कोई स्ट्रेच भी हो जाए। तो बच्चों इसलिए कहते हैं हमेशा कि कोई भी इस तरीके का जो उत्पादकता से संबंधित कार्य हो तो दोनों हाथों से एक साथ करना चाहिए। तो ये पहला सिद्धांत दिया। दूसरा कहा कि विश्राम काल के अलावा दोनों हाथों को खाली नहीं रखना चाहिए, यानी दोनों हाथ कहीं ना कहीं जब भी कार्य चल रहा हो तो व्यस्त रहने चाहिए। तीसरा है बच्चों जहां तक संभव हो संवेग यानी कि मोमेंटम का प्रयोग श्रमिक की सहायता के लिए होना चाहिए, यानी गति अगर कहीं मिल रही हो तो श्रमिक की हेल्प के लिए हो, ना कि उसको श्रमिक को उसके अगेंस्ट में काम करना पड़े, ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए। हमेशा मोमेंटम या संवेग अगर मिल रहा हो तो श्रमिक की हेल्प के लिए होना चाहिए। चौथा, दोनों हाथों की गतियों का प्रयोग एक समान, एक साथ तथा परस्पर विरोधी होना चाहिए। मतलब दोनों हाथ एक समान काम करें और एक साथ काम करें, और परस्पर विरोधी मतलब गतियां जब करेंगे तो एक दूसरे के ऑब्जेक्ट ही काम करेंगे ना। जैसे हाथ का काम कर रहे हैं, एक हाथ से जैसे हमने नट लिया, एक हाथ से बोल्ट लिया तो उससे कसने लगे, तो इस तरीके से दोनों हाथों का हमने क्या किया, प्रयोग किया। तो दोनों हाथ की गतियां हो वो उनका प्रयोग एक समान, एक साथ तथा परस्पर विरोधी होना चाहिए। पांचवा है बच्चों अचानक और तीव्र दिशा परिवर्तन वाली सीधी रेखा गतियों की अपेक्षा स्मूथ वक्राकार गतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि अचानक से सडन कोई आप गति करा रहे हैं या अचानक डायरेक्शन बदलना पड़ रही है, उससे श्रमिकों को थकान हो जाती है। इसलिए हमेशा स्मूथ तरीके से काम करने वाले को उठाया, सीधे हाथ घूम के काम किया तो उसको प्राथमिकता की स्मूथ तरीके से काम होगा, तो श्रमिकों को किसी प्रकार की थकान या कोई दिक्कत नहीं होगी।
छठा है रुकावटी व अनियंत्रित गतियों की अपेक्षा बैलिस्टिक गतियों को वरीयता देनी चाहिए। मतलब रुक रुक कर कोई चीज़ या कंट्रोल रख रख करके मूवमेंट को रोकना, बार बार फिर चलना, वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। मतलब नेचुरल जो रिदम होता है, जो नेचुरल गति होती है, बैलिस्टिक गति जिसको कहते हैं, उसको वरीयता देना चाहिए कि नेचुरली जो निकल रही है बॉडी से जिस तरीके की गति मूवमेंट, उसका प्रयोग करना चाहिए। सातवां है दोनों आंखों का फोकस एक आरामदायक क्षेत्रफल में होना चाहिए, जिससे फोकस में बार बार परिवर्तन ना हो। मतलब ऐसा काम ना हो कि बार बार आदमी को फोकस अपनी आंखों का बदलना पड़े, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो उससे क्या होता है, आंखों में थकान हो सकती है। आंखें भी बहुत लंबे समय तक ऐसा करने से एडजस्टमेंट ठीक नहीं हो पाता, आंखें खराब होने का डर रहता है। तो ऐसा होना चाहिए कि आदमी का फोकस एक निश्चित क्षेत्रफल में रहे, जिससे फोकस में बार बार लगातार परिवर्तन ना हो, इस प्रकार का। आठवां है जब ऑपरेटर खड़ा हो उस समय उसके पैरों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सातवां है जहां तक संभव हो हाथों के साथ पैरों के प्रयोग को वरीयता देनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जैसे अब आपको पता है कि जो पैरों की मांसपेशियां होती हैं वो ज़्यादा ताकतवर होती हैं हाथों की अपेक्षा। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो पैर हमारे ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो साइकिल चलाने का काम, तो कहने का मतलब इस तरीके के जो ताकत लगाने वाले काम होते हैं अगर पैरों से हो सकें, जैसे पैडल जो है, तो जैसे आपने देखा होगा सिलाई मशीन वाले जो छोटे होते हैं वो हाथ से चल जाती है मशीन घरेलू, लेकिन जो बड़ी मशीन जो दुकानों में रखी होती है वो पैरों से चलाई जाती है, क्योंकि पैर ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा तरीके से लंबे समय तक बलपूर्वक काम कर सकते हैं। तो जहाँ तक संभव हो यदि हाथों के साथ साथ में पैरों के प्रयोग को यदि वरीयता मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। मरोड़ गतियों की मुड़ी हुई कोहनी से संपादित करना चाहिए। मरोड़ गतियों मतलब मुड़ी हुई, जैसे गति कोई संपादित करना है तो मुड़ी हुई कोहनी से संपादित करना चाहिए, उन्होंने ये निर्देश दिया। 11वां है औजार को पकड़ने के लिए हथेली के नज़दीक का जो उंगली खंड होता है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये कुछ नियम हैं जो कि संबंधित हैं आपके किससे, जो मानव शरीर के उपयोग से संबंधित गति मितव्ययिता के सिद्धांत। मतलब उन्होंने ये निर्देश बताए कि मानव शरीर के जो अंगों का प्रयोग है वो इस प्रकार से करना चाहिए, तो इससे श्रमिकों को थकान कम से कम होगी और उनकी दक्षता में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला है कार्यस्थल की डिजाइन एवं व्यवस्था से संबंधित गति मितव्ययिता के सिद्धांत। मतलब जो कार्यस्थल है, वर्क प्लेस है, तो वहाँ की डिजाइन कैसी हो, वहाँ की व्यवस्था कैसी हो, ताकि जो गति मतलब जो मैक्सिमम इफिशिएंसी, दक्षता अधिक हो और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी अनावश्यक गति न करनी पड़े, उससे संबंधित ये सिद्धांत है। जैसे औजारों तथा पदार्थों को रखने का एक निश्चित स्थान होना चाहिए, एक निश्चित क्रम होना चाहिए, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो उनको खोजा जा सके। अगर सब अव्यवस्थित होगा, सोचिए कार्यस्थल का कि जहाँ मर्जी आए टूल फेंक दो, जहाँ मर्जी आए जो फेंक दो, कहीं मर्जी आए कुछ भी फेंक के चले जाओ, तो आप दूसरे दिन जब काम करने आओगे या थोड़ी देर बाद जब भी काम स्टार्ट करोगे तो मिलेंगे आपको औजार उपकरण? नहीं मिलेंगे। लेकिन वहीं हर चीज़ का यदि निश्चित स्थान है, आप उसको वहीं रखोगे यूज करने के बाद, तो वहां आपको तुरंत मिलेगा, तुरंत आप काम स्टार्ट करोगे, प्रोडक्शन में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। तो डिजाइन और व्यवस्था वहां कार्यस्थल की ऐसी होना चाहिए कि हर चीज को रखने का, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी औजार हो, उसका एक निश्चित स्थान हो, निश्चित क्रम हो, जरूरत के हिसाब से जिस चीज की जरूरत हो वो तुरंत मिल जाए, खोजना ना पड़े। ये बहुत जरूरी चीज है पहली। दूसरा है सभी तरह के औजारों तथा पदार्थों को यथासंभव उपयोगकर्ता के नज़दीक रखना चाहिए। मतलब जहां श्रमिक काम कर रहे हो, जहां पर ऑपरेटर हो, जहां उसको सामान की जरूरत पड़ती हो, तो यथासंभव उसके पास रहना चाहिए। ये नहीं कि उसको अचानक मशीन काम कर रहा है, बीच में किसी चीज़ की जरूरत पड़ी तो बहुत दूर जाना पड़ रहा है। तो मशीन में कोई काम कर रहा है, अगर उसको बीच में किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो उसके नज़दीक में रखा होना चाहिए, ताकि वो उसका तुरंत उपयोग कर सके। तीसरा है सामग्री को लाने व ले जाने के लिए यथासंभव गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कहने का सामग्री के जैसे ऊपर से नीचे कोई चीज़ हमको भेजनी है, तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से ऊपर से नीचे हम आसानी से भेज सकते हैं। तो जैसे ऊपर से नीचे आपने देखा होगा कि जैसे वो फिसलने वाली फिसल पट्टी होती है, बच्चे फिसलते हैं तो ऊपर बैठते हैं, फिसल करके नीचे आ जाते हैं। उसी तरीके से इंडस्ट्री में भी व्यवस्था होती है, घुमावदार उस तरीके से स्लाइडर बना देते हैं, ऊपर बॉक्स या कोई सामान रख दिया, फिसलते हुए धीरे धीरे करके वो नीचे आ जाता है। तो उसमें आपकी कुछ भी ऊर्जा एनर्जी खर्च नहीं हुई, ना तो बिजली लगी, ना आपका कोई किसी तरीके का और ईंधन लगा, और गुरुत्वाकर्षण के प्रयोग से वो क्या हुआ, नीचे आ गया। तो कोई भी सामग्री लाने ले जाने के लिए यदि
संभव हो तो गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग करना चाहिए, ताकि वो आसानी से अपने आप गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पहुंच जाए। चौथा है, कार्य करने वाली मेज की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि श्रमिक खड़े होकर एवं बैठकर दोनों अवस्थाओं में आसानी से कार्य कर सके, यानी जैसे एडजस्टमेंट वो करना चाहे। जैसे कुर्सी की ऊंचाई इस तरह से होना चाहिए कि कम हाइट का, ज़्यादा हाइट का आदमी है तो उसको एडजस्ट कर सके। मेज का इस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए कि वो हर तरह से सुविधाजनक होना चाहिए, उसको कोई कठिनाई ना हो, ये सीधा मतलब है। पांचवा है, कार्यस्थल पर प्रकाश की, तापमान की और वेंटिलेशन का उचित प्रबंध होना चाहिए। जो भी कार्यस्थल है उसकी डिजाइन इस तरीके से हो कि वहां वेंटिलेशन की व्यवस्था हो, प्रकाश की व्यवस्था हो। लाइट चली जाए तो कम से कम नेचुरल प्रकाश, सूरज की रोशनी तो आ जाए, यानी रोशनदान हो। तापमान भी कंट्रोल में रहे, ये नहीं कि इतनी भयानक गर्मी लग रही, आदमी को सांस लेने में दिक्कत होने लगे, आपको कमरा बंद कर दिया जाए तो क्या आप काम कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि वहाँ कार्यस्थल की जो डिजाइन है, जो लेआउट है, वहाँ व्यवस्था इस तरीके की हो कि पर्याप्त मात्रा में प्रकाश रोशनी आए, तापमान नियंत्रण में रहे। और उसके लिए कई कई इंडस्ट्री में तो आजकल एसी भी लगने लगे हैं, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल में होना चाहिए, ताकि वहाँ काम करने वाले लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। और वेंटिलेशन की भी प्रॉपर व्यवस्था या प्रबंध होना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा कैटेगरी। तीसरे पर बात करते हैं औजारों एवं उपकरणों की डिजाइन से संबंधित गति मितव्ययिता के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन स्टडी रिलेटेड टू टूल्स एंड इक्विपमेंट। अब टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आपको पता है इंडस्ट्री में यूज होते हैं, तो उनके लिए क्या क्या उन्होंने निर्देश दिए। सबसे पहला तो कहा मानकीकरण, यानी स्टैंडर्डाइजेशन, यानी मानक टूल एवं उपकरणों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो मानक टूल उपकरणों का आप प्रयोग करेंगे, स्टैंडर्ड यानी टूल एंड उपकरणों का प्रयोग करेंगे तो कार्य करने में कम समय लगेगा और श्रम की बचत होगी और थकान भी नहीं अनुभव होगी। वहीं अगर आप मानकीकृत टूल्स और इक्विपमेंट्स का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो उससे क्या होता है, कार्य करने में समय अधिक लगता है और श्रम की में भी ज़्यादा लगाना पड़ता है। इसलिए हमेशा मानकीकृत यानी स्टैंडर्ड टूल ही इस्तेमाल करना चाहिए। सही टूल का उपयोग करना यानी यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टूल, तो कार्य के अनुसार उचित जैसा कार्यखंड हो उसी हिसाब से उचित आकार एवं आकृति का टूल उपयोग में लाया जाना चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप समझिए कि जैसे छोटा सा गमला है, उसकी आपको गुड़ाई करना है पौधे की मिट्टी की, तो आप बताइए फावड़ा इस्तेमाल करेंगे कि खुरपी से काम चल जाएगा? तो कहने का मतलब दोनों काम वही मिट्टी हटाने का काम कर सकते हैं, लेकिन आप छोटी जगह है, कम जगह है, मुलायम जगह है, गमला है, तो उसको खुरपी से आप करेंगे। अगर बड़ी जगह होगी, ज़्यादा क्वांटिटी में मिट्टी हटाना है, तो आप फावड़े का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरीके से टूल्स जो यूज होते हैं, तो सही उचित आकार और आकृति का यानी शेप एंड साइज का टूल उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि टूल तो भाई बहुत साइज के आते हैं, सेम टूल उसी तरह का कई साइजों में आता है। तो अब आपको देखना चाहिए कि कारखंड के अनुसार कौन सा टूल का साइज और शेप उचित रहेगा उपयोग करने के लिए। तीसरा है बच्चों सरलीकरण, इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, यानी जो टूल एवं उपकरण हैं उनकी उचित डिजाइन द्वारा उनका सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन किया जाना चाहिए। मतलब वो जटिल नहीं होना चाहिए कि उसमें बहुत पार्ट्स बाहर की तरफ निकले हैं या कुछ है। जितना हो सके सिंपल अगर सिंप्लीफिकेशन हो तो उससे कार्य करना भी आसान होता है और अधिकतम दक्षता के साथ किया जा सकता है। चौथा जो कॉन्सेप्ट है एर्गोनोमिक्स हम आगे पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में एक टॉपिक मैंने बनाया है, उसमें हम पढ़ेंगे, सिलेबस में भी है। एर्गोनोमिक्स का जो मेन सिद्धांत है वो ये है कि जो काम करने वाले लोग हैं वो बिना थके और बिना चोट लगे आरामदायक तरीके से कार्य कर सकें, इस तरीके से सारी चीज़ों को डिजाइन करना। तो टूल एवं उपकरणों की डिजाइन करते समय एर्गोनोमिक्स के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे बिना थके बिना चोट लगे आरामदायक तरीके से श्रमिक कार्यों का निष्पादन कर सकें। अगला है बच्चों अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस। तो अनुरक्षण में आपको पता है कि टूल एवं उपकरण जो भी आप वहां प्रयोग कर रहे हैं उनका नियमित अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। यदि नियमित मेंटेनेंस करेंगे तो टूल एवं उपकरण अपनी अधिकतम दक्षता के साथ काम कर सकेंगे और उनके जीवन काल यानी लाइफ में भी वृद्धि हो सकेगी। तो अनुरक्षण यानी रेगुलर मेंटेनेंस बहुत जरूरी है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का। छठा है बच्चों ट्रेनिंग, जो भी श्रमिक वहाँ पे
टूल और उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं या ऑपरेटर प्रयोग कर रहे हैं तो उनको सही ट्रेनिंग जरूर देनी चाहिए कि ये टूल्स और उपकरण हैं, इनको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। जब आप उनको ट्रेनिंग देंगे तो वो उनका सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे और अधिकतम दक्षता के साथ कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पाएंगे। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। कोई भी नई मशीन जब आती है, टूल आता है, तो हमेशा उसके साथ में ट्रेनिंग भी दी जाती है शुरुआत में कि देखिए इसको ऐसे चलाना है, ऐसे ऑपरेट करना है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ट्रेनिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 6 पॉइंट निकल करके आए हैं, इसके अंदर आपको खुद लिख लेना है। एक तो मानकीकृत टूल एवं उपकरणों का प्रयोग करना है, दूसरा सही टूल का उपयोग करना है, तीसरा सरलीकरण यानी टूल्स एवं उपकरणों की डिजाइन के द्वारा उनको सिंप्लीफाई करना चाहिए, चौथा एर्गोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना चाहिए ताकि बिना थके और बिना चोट लगे आरामदायक तरीके से श्रमिकों को द्वारा कार्यों का निष्पादन हो सके, पांचवा अनुरक्षण बहुत जरूरी है टूल एंड मेंटेन उपकरणों का, और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है 6 नंबर पर ताकि वो टूल्स का सही प्रयोग कर सकें जो वहाँ श्रमिक या काम करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अगला थर्मलिक्स। ये पेपर में जरूर पूछा जाता है और आगे बहुत काम आता है इंडस्ट्रीज में भी। तो थर्मलिक्स जो होता है इसके द्वारा कार्य चक्र की आधारभूत गतियों को व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? थर्मलिक्स जो होता है, अंग्रेजी में भी जरूर इसको याद रखिएगा, THERBLIGS। तो थर्मलिक्स के द्वारा कार्य चक्र जो होता है, वर्क साइकिल, उसकी फंडामेंटल जो हस्त गतियां हैं उनको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों ये थर्मलिक्स का जो आविष्कार है वो गिलब्रेथ ने किया था। गिलब्रेथ का हमने ऊपर भी चर्चा किया था। तो गिलब्रेथ की तरह स्पेलिंग देख लीजिए आप लोग, क्या है गिलब्रेथ की है GILBRETH। ये गिलब्रेथ की स्पेलिंग है। तो अगर हम इसको उल्टा कर दें, अंग्रेजी अक्षरों को उल्टा रखने पर थर्मलिक प्राप्त होगा। देखो TH यहाँ पे ले लीजिए, THERBLIG थर्मलिक प्राप्त होता है। TH को एक साथ ले लीजिए, THERBLIG, तो उल्टा कर देंगे तो थर्मलिक बन जाता है। यानी गिलब्रेथ के ही अंग्रेजी अक्षरों को उल्टा करने पर थर्मलिक शब्द प्राप्त होता है। तो गिलब्रेथ ने ही ये इनका आविष्कार किया था, इनकी शुरुआत की थी। तो गिलब्रेथ ने हस्तगतियों का अध्ययन करके 18 आधारभूत हस्तगतियों को परिभाषित किया जो नीचे तालिका में दिए गए हैं। यानी सिंपल जो हाथों से की जाने वाली कुछ गतियां होती हैं उनको उन्होंने परिभाषित किया आधारभूत हस्तगतियों को और तालिका में दिया। उन्हीं को हम कहते हैं थर्मलिक्स। जैसे ये एक तालिका बनी है, इसमें थर्मलिक ये क्रमांक है 1 2 3 4 ये 18 तक है। थर्मलिक ये है नाम थर्मलिक का, उसका विवरण यानी उसका मतलब क्या है ये बताया है। शॉर्ट नेम मतलब इसी थर्मलिक को संक्षेप में हम क्या लिख सकते हैं और इसका संकेत हम क्या होता है ये इसमें लास्ट में दर्शाया गया है। जैसे पहला आप देख लीजिए, पहला ऑपरेशन, जैसे आप खड़े हैं, कोई आपको चीज ढूंढना है, जैसे कोई टूल ढूंढना है, बहुत सारे टूल्स आपके पास हैं। जैसे आपके बैग, मान लीजिए आपका जो पर्स है उसमें बहुत सारे पेन पेंसिल रखे हुए हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? खोजना शुरू करेंगे उसको। सर्च मतलब होता है किसी चीज को या वस्तु को खोजना, यानी लुकिंग फॉर समथिंग। शॉर्ट में सर्च को लिख देते हैं SH। तो आपकी आंख कैसे होती है? इधर उधर जाती है, यानी साइड में जो पुतली होती है वो क्या होती है? साइड में जाती है। तो आंख बना करके साइड में एक गोला बना देना ताकि ये लगे कि आप सर्च कर रहे हैं, यानी किसी वस्तु को ढूंढ रहे हैं। जब आप सर्च करते हैं तो आपको कोई चीज मिल जाती है तो उसको कहते हैं फाइंड। फाइंड माने होता है खोजी जाने वाली वस्तु का मिल जाना, यानी जिस वस्तु को आप खोज रहे थे वो मिल गई तो फाइंड हो गया, यानी लोकेटिंग समथिंग। तो फाइंड का F पहला ये अक्षर लिख दिया F। तो यहां पर ये जो पुतली थी वो बिल्कुल मिडिल में यानी कि बीच में आ गई, यानी हमको वो चीज मिल गई। तो सबसे पहले सर्च आपने किया, सर्च मतलब खोजना शुरू किया जो चीज आपको चाहिए थी, मतलब टूल्स रखे हैं बहुत सारे, तो जो चाहिए था वो आपको दिख गया, यानी आपको वो मिल गया, आपने उसको खोज लिया, फाइंड। तीसरे नंबर पर सेलेक्ट। अब मान लीजिए एक ही तरीके के कई सारे हैं तो उनमें से आपको सेलेक्ट करना है यानी चुनना है। तो तीसरे नंबर पर जो आएगा स्टेप वो सेलेक्ट यानी कि चयन करना, यानी किसी वस्तु का चयन करना, यानी बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं एक ही तरह की, उनमें से कोई चीज चयनित करना या उसका चुनाव करना, उसको कहते हैं सिलेक्ट। तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे? ऐसी। तो इसका क्या है? एरो का साइन होता है, इस तरीके से एरो का साइन बना करके इसको लिखा जाता है सिलेक्ट, यानी ये हमने सेलेक्ट किया, यानी किसी वस्तु का चयन कर लेना या वस्तु का चुनाव करना। चौथा है, अब जब हमको चुनाव कर लिया कि हमको ये चीज लेनी है तो ग्रास्प करना मतलब वस्तु को उठाना, यानी पकड़ना कि हाँ भाई ये हमको चीज मिल गई, सेलेक्ट किया हमने इसको और उसको हमने क्या किया?
उठाया। तो ग्रास्प मतलब होता है वस्तु को उठाना, यानी पिकिंग अप एन ऑब्जेक्ट। ग्रास्प का जी शॉर्ट में इसको लिख दिया है, इसको शॉर्ट में इसको कहते हैं ग्रास्प को जी, यानी ये थर्बलिक का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, संक्षेप रूप जी। इसको कैसे दिखाते हैं, इसे इस तरीके से, जैसे हाथ आप देख रहे हैं, हाथ नीचे करी, कोई उठाने के लिए पेन उठाना है, कोई सामान उठाना है तो उंगलियों को नीचे ऐसे करके ले जाते हैं ना, तो उल्टा यू जैसा बन रहा है। ये देखिए आप हाथों को ऐसे ले जाते हैं, उंगलियों को करके देखिए नीचे की तरफ कुछ उठाने के लिए, तो आप ऐसे करेंगे। जब आपको वो चीज ग्रास्प आप करेंगे तो कुछ समय के लिए मान लीजिए उठा के आप रखेंगे, हाथ में पकड़ के रखेंगे, तो उसको कहते हैं होल्ड करना। होल्ड मतलब होता है वस्तु को कुछ देर के लिए थाम कर रखना, यानी सपोर्टिंग और स्टेबलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट। होल्ड का ये एच शुरुआत का ये एक अक्षर ले लिया, तो होल्ड करने का मतलब देखिए आपने उंगलियां नीचे की तरफ की थी, उसमें कोई वस्तु ये होल्ड की हुई है, लटकी हुई है, तो इसमें नीचे एक लाइन खींच देते हैं क्षैतिज। तो ग्रास्प में ही जैसे ये हमने हाथों को नीचे किया, उंगलियों की पोजीशन नीचे करी है, आपको कभी भूलेगा नहीं जिंदगी में, ये आपका क्या हुआ, ग्रास्प की पोजीशन, यानी उल्टा यू। अब उसमें होल्ड करके रखना है, यानी कोई भी वस्तु जब आपने उठा ली तो उसको कुछ देर के लिए पकड़ के रखना है, तो ये वस्तु देखिए पकड़ी हुई है आपने, तो ये हो गया आपका होल्ड का। छठा है आपका ट्रांसपोर्ट एम्प्टी। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो जैसे खाली हाथ है, मान लीजिए खाली हाथ आपने उठाने के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ किया, तो आपने क्या किया, ट्रांसपोर्ट एम्प्टी किया ना। आप खाली हाथ एक जगह से दूसरी जगह ले गए, फिर वहां से उठाया, आप समझ रहे हैं, तो एक ट्रांसपोर्ट एम्प्टी होगा, मतलब खाली हाथ या पात्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ट्रांसपोर्ट एम्प्टी का, ट्रांसपोर्ट का टी, एम्प्टी का ई। तो देखिए कटोरा मतलब पात्र है, खाली है, इसका मतलब है हाथ खाली है। हाथ आप ऐसे करिए, देखिए खाली हाथ आप ले जा रहे हैं वहां पर, ले गए। अब ट्रांसपोर्ट जब एम्प्टी है तो हो सकता है लोडेड भी हो सकता है कुछ सामान रख के आप वापस लाएं। तो 7वें नंबर पर हो गया ट्रांसपोर्ट लोडेड। ट्रांसपोर्ट लोडेड का मतलब भरे हाथ या पात्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यानी मूविंग एन ऑब्जेक्ट। ट्रांसपोर्ट लोडेड का टी और एल फॉर लोडेड। तो ये देखिए कटोरा है, कटोरे में क्या है, कुछ सामान रखा हुआ है, तो ये सामान भरा है, तो ट्रांसपोर्ट लोडेड मतलब हथेली में आपने सामान रख के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपने ला करके रख दिया, तो उसको कहेंगे ट्रांसपोर्ट लोडेड। तो बच्चों इस तरीके से, तो बच्चों ट्रांसपोर्ट लोडेड का आपने समझ लिया है कि भरे हुए हाथ या पात्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो टी फॉर ट्रांसपोर्ट, एल फॉर लोडेड। तो ये देखिए हाथ में मतलब कुछ रखा हुआ है या पात्र में, बर्तन में कुछ रखा है और आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं, तो ये इसका सिंबल या संकेत है। 8वें नंबर पर हम बात कर लेते हैं रिलीज लोड। मान लीजिए आपको लोड को जो उसमें भरा हुआ उसको रिलीज करना है, यानी वस्तु को छोड़ना है, तो आप पात्र को उल्टा कर दोगे, तो रिलीज लोड का आर एल शॉर्ट में हो गया, आर फॉर रिलीज, एल फॉर लोड। तो वस्तु को छोड़ देना, रिलीज लोड मतलब लोड को अनलोड कर देना, कहने का मतलब ये है। तो लेटिंग गो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो आर एल हो गया रिलीज लोड, संक्षेप में कहेंगे, और जो संकेत होगा वो पात्र को या हथेली को उल्टा कर देंगे, तो जो लोड उसमें भरा है, सामान उसमें भरा है, वो खाली हो जाएगा। अगला है बच्चों प्री पोजीशन। प्री पोजीशन मतलब होता है वस्तु या टूल को उपयोग के लिए तैयार करना। प्री पोजीशन यानी पोजीशन के पहले की स्थिति, मतलब उसको उपयोग के लिए तैयार कर लेना वस्तु या टूल को, तो इसको कहते हैं पीपी, प्री पोजीशनिंग। पी फॉर प्री, पी और दूसरे पी फॉर पोजीशन, तो इसके लिए ये वाला संकेत इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगला होता है पोजीशन। पोजीशन मतलब होता है वस्तु या टूल को अन्य स्थिति में रखना, मतलब व्यवस्थित करना। जैसे अभी रखा था तो उसको अब व्यवस्थित रखा है, तो उसको व्यवस्थित हमने रख दिया, तो उसको कहते हैं पोजीशन करना। तो पी से इसको दर्शाते हैं, और ये जैसे 9 बनता है उल्टा, कुछ इस तरीके का इसमें सिंबल दर्शाया जाता है। 11वें नंबर पर बच्चों आता है यूज। यूज मतलब होता है किसी वस्तु को उपयोग में लाना, चाहे वो कोई टूल हो, चाहे मशीन हो, या कोई भी वस्तु हो, मतलब यूज मतलब उपयोग में लाना, यानी टूल को लेकर के उसको एक्टिवेट करना, मशीन को एक्टिवेट करना, वो कहलाता है उपयोग में लाना। तो यू से प्रदर्शित करते हैं, यूज का पहला अक्षर, और इसमें सिंबल भी इसका यू की तरह ही होता है, कैपिटल यू की तरह। अगला है बच्चों असेंबल। असेंबल माने होता है अंगों का संयोजन करना या अंगों को आपस में जोड़ देना, यानी फिटिंग पार्ट्स टुगेदर। और तो ए से प्रदर्शित करते हैं इसको, शॉर्ट में मतलब लिखते हैं। प्रदर्शित करने का तरीका ये हैज़ जैसे बनता है उस तरीके का होता है। तो ये दो ये ले लिए, ये मतलब संयोजन हो गया, असेंबल कर दिया आपने। 13वें नंबर पर है बच्चों डिसअसेंबल, उसका जस्ट उल्टा, यानी अंगों का वियोजन करना, यानी कोई मशीन है या कोई भी चीज़ है उसको अलग, उसके अंगों को अलग अलग, जैसे पंखा लगा है उसकी पंखुड़ियों को अलग अलग खोल दें, मोटर को निकाल के अलग कर दें, तो उसको कहते हैं वियोजित करना, मतलब अंगों को अलग अलग करना।
डिसअसेंबल मतलब डी फॉर डिस, असेंबल मतलब DA। इसको इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं, यानी हैज़ में से एक हटा देते हैं, एक ऊपर वाली क्षैतिज लाइन, तो ये इस तरीके से मतलब हमने डिसअसेंबल कर दिया या अंगों को वियोजित कर दिया। अगला 14वां है बच्चों इंस्पेक्ट। इंस्पेक्शन माने होता है निरीक्षण करना, तो इंस्पेक्ट मतलब निरीक्षण करना, किसी चीज़ की क्वालिटी यानी गुणवत्ता की जांच करना या दोषों का पता लगाना, उसको कहते हैं। तो इंस्पेक्ट का आई का अक्षर शुरू कैपिटल लेते हैं, उसी से इसको शॉर्ट में लिखते हैं, और इसके लिए ये वाला जैसे आँख का सिंबल था उसको जस्ट उल्टा कर देते हैं यानी वर्टिकल में, तो इसको ये सिंबल से हम दर्शाते हैं निरीक्षण को यानी इंस्पेक्ट को। 15 नंबर पर है बच्चों प्लान। प्लान का मतलब होता है अगले कदम की तैयारी करना यानी प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो प्लान का शॉर्ट में लिखते हैं PN, और इस तरीके से हम सिंबल के द्वारा इसको दर्शाते हैं। इन सिंबल्स को जरूर बनाते जाइए, जो मैंने तालिका बनाई है उसी तरह की एक तालिका आप जरूर बना लीजिए, हिंदी इंग्लिश में जरूर लिख लीजिए। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं दोनों में लिखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो खाली इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। 16वां नंबर है रेस्ट। रेस्ट माने होता है आराम करना यानी काम के बीच में ब्रेक लेना, तो रेस्ट का R से इसको शॉर्ट में लिखते हैं, और रेस्ट के लिए ये वाला सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब आदमी जो बैठी हुई अवस्था में होता है। आप देखिए ध्यान से, इस तरीके से सिंपल तरीके से बना सकते हैं। अगला है 17वां और 18वां डिले का है। एक अनअवॉइडेबल डिले होती है, मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता है, ऐसी देरी जो ऑपरेटर के नियंत्रण में ना हो। ए डिले विदाउट ऑपरेटर्स कंट्रोल। अनअवॉइडेबल डिले मतलब उसके हाथ में है ही नहीं नियंत्रण में, तो वो क्या करेगा, तो अनअवॉइडेबल डिले कहते हैं। तो UD से प्रदर्शित करते हैं, U फॉर अनअवॉइडेबल और D फॉर डिले। तो UD से इसको प्रदर्शित करके ये इसका संकेत है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों। 18वां है अवॉइडेबल डिले, मतलब ऐसी देरी जो ऑपरेटर के नियंत्रण में हो। ठीक है बच्चों, वो उसके नियंत्रण में है, वो चाहे तो उसको देरी को टाल सकता है। ए डिले विद इन ऑपरेटर्स कंट्रोल, तो इसको अवॉइडेबल डिले को AN से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों इसमें इस तरीके का लेटा हुआ सिंबल ये येलो कलर का ही बना है, हो सकता है आपको कम दिख रहा हो, इस तरीके से इसको बना देते हैं। तो ये कहलाता है बच्चों अवॉइडेबल डिले। इस तरीके से आपके टोटल 18 थर्बलिक्स हो गए। उनका मैंने आपको मीनिंग बता दिया, वैसे अंग्रेजी के सिंपल से शब्द हैं, वर्ड्स हैं, उनका अर्थ आपको बचपन से ही पढ़ते आए हैं, खाली उनको याद कर लेना है, सर्च से शुरुआत करना है, सारे अपने आप आ जाएंगे, एक बार आप उनका मंथन कर लेंगे। मीनिंग के बाद उसको शॉर्ट में भी लिख दीजिए, ज़्यादातर का तो पहले प्रारंभ के ही 1 या 2 अक्षर हैं, और उनका संकेत भी आपका ज़्यादातर का समझ सकते हैं। 1-2 संकेत जो अगर कठिन लग रहे हों उनको 1-2-4 बार सीख लीजिए, बिल्कुल सरल हो जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल 18 थर्बलिक्स आपको इस्तेमाल करना है, सीखना है बना करके, ये बहुत ज़रूरी है। तालिका को कई बार प्रैक्टिस करिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण है सीमो चार्ट। सीमो चार्ट, SIMO सीमो चार्ट। तो सीमो चार्ट का मतलब क्या है, SI और MO को अलग अलग बांट लीजिए। SI का मतलब है सिमल्टेनियस, सिमल्टेनियस मतलब एक ही समय पर होने वाला, और MO का मतलब है मोशन, तो इसको कहते हैं सिमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट। सीमो चार्ट मतलब सीमो का फुल फॉर्म SI और MO। SI का मतलब सिमल्टेनियस और MO का मतलब मोशन, तो सिमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट। तो सीमो का फुल फॉर्म आपको पता चल गया। अब ये जो सीमो चार्ट है इसका प्रयोग सूक्ष्म गति अध्ययन यानी माइक्रो मोशन स्टडी, अभी आगे हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसलिए परेशान मत होइए। सीमो चार्ट और जो माइक्रो मोशन स्टडी है सेम है, इसमें आपको उसके बारे में लिखना है और उसमें आपको इसके बारे में लिखना है, तो आप परेशान मत होइए, अभी वो भी हम पढ़ लेंगे। तो इसका प्रयोग सूक्ष्म गति अध्ययन में किया जाता है, जिसका आविष्कार भी किसने किया था, गिलब्रेथ ने। तो सीमो चार्ट में अध्ययन किए जाने वाले श्रमिक के हाथों की गतियों का चित्र रेखीय प्रदर्शन यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो सीमो चार्ट में क्या दिखाया जाता है, श्रमिक है जो वो एक्टिविटी कर रहा है, जो गतियां कर रहा है अपने हाथों से, दोनों हाथों की, दाएं और बाएं हाथ की, तो उनको प्रदर्शित किया जाता है और उनका चित्र रेखीय प्रदर्शन यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ये थर्बलिक्स इत्यादि का प्रयोग करके, तो उसको कहने लगते हैं हम सीमो चार्ट। तो सीमो चार्ट में क्या किया जाता है, अध्ययन किए जाने वाले श्रमिक यानी जो श्रमिक एक्टिविटी कर रहा है उसका हम अध्ययन के लिए ले लेते हैं, उसकी हम वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं कि कैसे अपनी गतियां कर रहा है हाथों की, और ये सारी चीज़ों को देखते हैं और फिर उसको चित्र रेखीय प्रदर्शन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाते हैं, तो उस चार्ट को हम कहने लगते हैं सीमो चार्ट।
तो ये क्या है, मैंने आपसे बताया ना, ये बायां एवं दायां हाथ ऑपरेटर चार्ट, मतलब कोई ऑपरेटर है या श्रमिक है जो कार्य कर रहा है तो बाएं और दाएं हाथ का प्रयोग कर रहा है, तो बाएं और दाएं हाथ की गतियों को दिखाने के लिए जो चार्ट बनता है तो उसको कहते हैं बायां एवं दायां हाथ ऑपरेटर चार्ट। तो इसी का विस्तृत रूप है, यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड ऑपरेटर चार्ट जो होता है इसी का विस्तृत रूप है सीमो चार्ट। अगला है, सीमो चार्ट के द्वारा श्रमिकों की गतियों का अध्ययन किया जाता है तथा अनावश्यक गतियों को दूर करके उत्पादकता एवं दक्षता में वृद्धि की जाती है। सिंपल सा फंडा है। तो सीमो चार्ट बच्चों आपने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं माइक्रो मोशन अध्ययन की, अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रो मोशन स्टडी। माइक्रो माने आप सभी समझते हैं, माइक्रो से मतलब है सूक्ष्म और मोशन मतलब गति, तो माइक्रो मोशन स्टडी का फुल फॉर्म क्या होगा, सूक्ष्म गति अध्ययन। अब इसको समझिए, माइक्रो मोशन अध्ययन के अंतर्गत गति मितव्ययता के सिद्धांत जो आपने ऊपर पढ़े थे उनका प्रयोग करके कार्य विधि को सुधारा जाता है। यानी जो विभिन्न गतियां हैं हो रही हैं माइक्रो मोशन अध्ययन में, बहुत महीन यानी सूक्ष्म तरीके से उनका अध्ययन किया जाता है और उनमें गति मितव्ययता के सिद्धांत लगा करके उनकी जो कार्य विधियां हैं उनको ठीक किया जाता है या सुधारा जाता है। तो इसको कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सर्वप्रथम अध्ययन किए जाने वाले कार्य का चयन करके उसकी फिल्म तैयार की जाती है। कार्य का यानी कोई व्यक्ति श्रमिक है, कार्य कर रहा है तो उसका चयन कर लिया कि आज ये जो व्यक्ति है ये श्रमिक है, इसका हम जो है तो मोशन स्टडी करेंगे, तो उसको चयन कर लिया, उसकी फिल्म तैयार की जाती है। जब वो काम करता है तो उसका वीडियो बना लिया जाता है। तो कार्य की फिल्म तैयार करने के लिए घड़ी से नियंत्रित होने वाले चलचित्र कैमरे का प्रयोग किया जाता है। घड़ी से जो टाइम दिखाता है उससे सब टाइम देखते हुए कि टाइम के साथ कैसी एक्टिविटी कर रहा है, उस चलचित्र कैमरे का प्रयोग किया जाता है। तो कैमरे से बनाई गई फिल्म पूरी कार्यविधि को समय के साथ रिकॉर्ड करती है। तो कैमरे से बनाई गई जो फिल्म होती है पूरी कार्यविधि को समय के साथ, यानी उसको कार्य करने में जो वो कार्य कर रहा है कितना समय लगा, समय के साथ उसको रिकॉर्ड कर लेती है। रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके पश्चात ये जो फिल्म होती है इसको प्रोजेक्टर की सहायता से धीमी गति से चलाया जाता है और उसको देखा जाता है। फिर उसका विश्लेषण किया जाता है कि ये जो आदमी है, श्रमिक कार्य कर रहा है, ये कहाँ कहाँ क्या गलती कर रहा है, कौन सी ऐसी गति है जो अनावश्यक है, इसको नहीं करनी चाहिए, फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है या अनावश्यक गति करके अपने अंदर थकान पैदा कर रहा है। तो उनको फिर विश्लेषण करते हुए थर्बलिक्स, यानी वो ऊपर जो थर्बलिक्स 18 बताए थे उनकी सहायता से, यानी उन संकेतों का प्रयोग करके सीमो चार्ट का निर्माण किया जाता है। ये देखिए बात आ गई ना, सीमो चार्ट। तो माइक्रो मोशन स्टडी में क्या किया जाता है, पूरी वीडियोग्राफी करके फिर क्या करते हैं, हम सीमो चार्ट बनाते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं जो भी वो कार्य हो रहा है, और थर्बलिक्स की सहायता से फिर हम क्या करते हैं, सीमो चार्ट का निर्माण करते हैं। तो विश्लेषण के दौरान सीमो चार्ट का फिर क्या किया जाता है, सूक्ष्म अध्ययन करके गति मितव्ययता के सिद्धांतों का प्रयोग करके कार्य की आवश्यक गतियों को, अनावश्यक गतियों को दूर कर देते हैं कि भाई ये अनावश्यक गतियां, इनको हटाइए, सीधे सीधे इस तरीके से करो, तो और कार्य विधि में सुधार किए जाते हैं। तो और इसके साथ में जब कार्य विधि में आप सुधार करेंगे तो अनावश्यक गतियों को दूर करने से क्या होगा, उत्पादकता एवं दक्षता में वृद्धि हो जाती है। तो ये है आपका माइक्रो मोशन स्टडी। तो सिंपल क्या, माइक्रो मोशन स्टडी से क्या समझ में आया, सूक्ष्म गति अध्ययन, यानी जो सबसे पहले कार्य विधि का चयन किया जाता है, यानी किसकी स्टडी करना है, कौन सा श्रमिक है जो कार्य कर रहा है उसकी, तो वीडियो फिल्म बनाई जाती है जो टाइम के साथ पूरी फिल्म को दिखाती है। उसके बाद रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो बैठ के इत्मीनान से उसको ले जाकर फिर प्रोजेक्टर में देखा जाता है, सामने सब लोग बैठे रहते हैं, वो देखते हैं, पूरा स्टडी करते हैं, विश्लेषण करते हैं उसका, ये कहाँ गलतियां कर रहा है, कौन सी इसकी अनावश्यक गतियां हैं। फिर उनको चार्ट तैयार करते हैं, सीमो चार्ट, वो थर्बलिक्स का प्रयोग करके, संकेतों का प्रयोग करके कि यहाँ यहाँ उसने ये गति की और यहाँ यहाँ उसने ये गलतियां की। तो जो अनावश्यक गतियां होती हैं उनको दूर कर लिया जाता है और वही गति मितव्ययता के सिद्धांतों का प्रयोग कर किया जाता है, कार्य विधि में सुधार लाया जाता है। तो अनावश्यक गतियां जब दूर होंगी तो उत्पादकता एवं दक्षता में भी वृद्धि होगी। वेरी गुड। इसी तरीके का एक है बच्चों मेमो मोशन अध्ययन, मेमो मोशन स्टडी कहते हैं। तो माइक्रो मतलब सूक्ष्म, मेमो मतलब दीर्घकालिक, दीर्घ मतलब लंबे समय तक चलने वाला, तो माइक्रो का उल्टा मेमो, मेमो मोशन स्टडी मतलब दीर्घ गति अध्ययन। तो इसमें ये बिल्कुल इसका माइक्रो मोशन स्टडी का ही विस्तृत रूप है, बस नाम से भी पता चल रहा है कि जो लंबे समय तक यानी दीर्घ अवधि तक चलने वाले
क्रियाकलाप होते हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। नामे से पता चल रहा है। तो ये माइक्रो मोशन अध्ययन का ही एक विकसित रूप है। मैमो मोशन अध्ययन के अंतर्गत बहुत दीर्घ तथा जटिल कार्य चक्रों का अध्ययन किया जाता है, जो बहुत लंबे समय तक चलते हों और जटिल कार्य चक्र हों, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मैमो मोशन अध्ययन। तीसरा पॉइंट है मैमो मोशन अध्ययन में स्वचालित चलचित्र कैमरे की सहायता से पूरे कार्य चक्र की फिल्म एक साथ ना बनाकर थोड़े थोड़े अंतराल पर फिल्म बनाई जाती है। क्या किया जाता है, ये नहीं कि पूरी लगातार इतने लंबे समय तक कार्य कोई चल रही है एक्टिविटी, उसकी लगातार फिल्म बनाते रहे, इतना बैठ के कोई नहीं देखता। तो क्या करते हैं, बीच बीच में क्या करते हैं, फिल्म बनाते हैं, पूरे कार्य चक्र की एक साथ ना बनाकर थोड़े थोड़े अंतराल पर बनाई जाती है फिल्म, और फिर वही जो किया जाता है, इस फिल्म को प्रोजेक्टर की सहायता से चला करके उसका कार्य का विश्लेषण किया जाता है और माइक्रो मोशन अध्ययन की तरह ही गति मितव्ययिता के सिद्धांतों का प्रयोग करके कार्य की अनावश्यक गतियों को दूर करके कार्य विधि में आवश्यक सुधार किए जाते हैं। सेम वही माइक्रो मोशन स्टडी में जो करते हैं। तो इसमें साथ ही जब ये सब काम करेंगे तो विश्लेषण जब करेंगे तो अनावश्यक गतियां दूर होंगी, उन अनावश्यक गतियों को दूर करके उत्पादकता एवं दक्षता में वृद्धि की जाती है। सेम बिल्कुल वही माइक्रो मोशन स्टडी, उसी का थोड़ा सा विकसित रूप मैमो मोशन स्टडी। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है एर्गोनोमिक्स, जिसके बारे में आप पहले भी कई सारे विषयों में पढ़ चुके होंगे, विशेष तौर से मशीन डिजाइन में मैंने इसको खुद पढ़ाया था एर्गोनोमिक्स। तो एर्गोनोमिक्स मैंने बताया था कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एर्गोन ERGON और दूसरा है नोमोस, ये नोमोस। तो एर्गोनोमिक्स किन दो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एर्गोन ERGON तथा नोमोस NOMOS। अब एर्गोन का मतलब क्या होता है, तो एर्गोन का मतलब होता है कार्य यानी कि वर्क। क्या होता है, एर्गोन का मतलब कार्य या वर्क, और नोमोस का मतलब होता है नियम या सिद्धांत। नामे से पता चल, नोमोस मतलब नियम, इससे आप बिल्कुल मिल रहा है ना राइमिंग, नोमोस मतलब नियम, तो नियम या सिद्धांत। तो इससे पता क्या, दोनों को मिला दिया तो क्या निकल करके आया, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एर्गोनोमिक्स के अंतर्गत कार्य के नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं, ये जो हमने ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, तो अर्थ जो निकल करके आता है एर्गोनोमिक्स का वो ये है कि इसके अंतर्गत एर्गोनोमिक्स एक ऐसा जो साइंटिफिक स्टडी है या साइंस की एक कह लीजिए ब्रांच है, जिसमें कार्य के नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एर्गोनोमिक्स के अंतर्गत कार्य के नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। जो सबसे अच्छी परिभाषा है मैं आपसे बताऊं, वो जरूर इसको याद रखना है कि मानव तथा कार्यकारी परिस्थितियों के साथ संबंध स्थापित करने वाला वैज्ञानिक अध्ययन एर्गोनोमिक्स कहलाता है। एर्गोनोमिक्स क्या करता है, मानव जिस कार्यकारी परिस्थिति में काम कर रहा है, चाहे वो मशीन के साथ और चाहे वो किसी भी वातावरण में, तो कैसे वो आरामदायक अधिकतम दक्षता के साथ बिना किसी इंजुरी के घायल हुए कैसे कार्य कर सकता है, उनके मध्य जो संबंध स्थापित करने वाला वैज्ञानिक अध्ययन है वही एर्गोनोमिक्स कहलाता है। तो एर्गोनोमिक्स के अंतर्गत क्या करते हैं, वर्क सिस्टम को डिजाइन किया जाता है जिससे श्रमिक सुरक्षित तरीके से बिना थके तथा कम समय में कार्य को संपन्न कर सकें। अब बात आती है एर्गोनोमिक्स के अंतर्गत किन बातों पर ध्यान दिया जाता है फोकस, तो जैसे पहला जो पॉइंट है लाइटिंग की, यानी एर्गोनोमिक्स ये कहता है जहां भी कार्यस्थल हो, कार्य कर रहे हो लोग, लाइटिंग की यानी प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा वो कहते हैं शोरगुल, नॉइस के बारे में कि शोरगुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी शोरगुल रहित होना चाहिए, और जहां बहुत ज़्यादा शोर शराबा अगर हो रहा है तो उचित यहाँ पर प्रावधान जैसे कानों में ईयर प्लग का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है बच्चों तापमान एवं आर्द्रता यानी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, तो कार्यस्थल पर उचित तापमान एवं आर्द्रता होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी, ताकि वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो अधिकतम दक्षता के साथ काम कर सकें। आप खुद सोचिए, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, असहनीय गर्मी पड़ रही हो, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, तो काम करना मुश्किल है, आदमी कैसे काम कर पाएगा, पसीना पहुँचेगा अपना जो हो तो परेशान हो जाएगा, अंदर ही अंदर काम पे कहाँ ध्यान दे पाएगा। तो तीसरा है तापमान एवं आर्द्रता उचित होना चाहिए। चौथा है हवादारी यानी वेंटिलेशन की व्यवस्था हो, तो कार्यस्थल पर हवादारी की उचित व्यवस्था यानी वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था होना चाहिए।
पुताई में उचित रंगों का चुनाव, यानी जैसे दीवारों पर जो कलर होता है, मान लीजिए जहां आप काम कर रहे हैं या आप पढ़ते हैं, बैठ के काम करते हैं वर्कशॉप में, पूरे दीवारों में काला रंग पोत दिया जाए तो काला रंग क्या करेगा, फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल आपको डिप्रेशन में ला देगा। सोचो कि चारों तरफ काला ही काला, और वहीं लाइट रंग अगर वाइट भी पुता हो, ब्लू कलर का, लाइट ब्लू या फिर येलो, तो अच्छा लगता है मन को कि यार देखो कितना अच्छा लाइट कलर है, कितना अच्छा लग रहा है, मन को अच्छा लगता है, कार्य करने में मन लगता है। इसीलिए उचित रंगों का चुनाव करना चाहिए। अगला है अभिन्यास डिजाइन, मतलब लेआउट से, मतलब नक्शे से है कि कहाँ से कौन सी चीज जाएगी। तो ऑपरेटर की सुगमता को ध्यान में रखकर कार्यस्थल का लेआउट डिजाइन करना चाहिए। ये इसी के अंतर्गत आता है कि लेआउट ऐसा हो जो सबके लिए सुविधाजनक हो, अनावश्यक गतियों से बचाव जा सके, चाहे वो आदमी यहाँ से वहाँ जा रहा हो, चाहे पदार्थ यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो। लेआउट का डिजाइन बहुत उसमें अच्छे से होना चाहिए ताकि सुगमता से हर चीज को उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जा सके। सातवां है ऑपरेटर के लिए कार्यस्थल में बैठने एवं खड़े होने का उचित प्रबंध होना चाहिए। ऑपरेटर है, अगर उसको बैठने की जरूरत है तो बैठने की व्यवस्था हो, अगर उसको खड़े होने के वाला काम है तो खड़े होने का उचित प्रबंध हो। आठवां है कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं को रोकथाम हेतु उचित प्रबंध होना बहुत जरूरी है। सेफ्टी जो भी प्रिकॉशंस हैं वो अपनाए जाने चाहिए, क्योंकि दुर्घटना होने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जो कि हम आगे एक चैप्टर है पूरा उसमें हम पढ़ेंगे। तो नौवां है कार्यस्थल में आवश्यक उपकरणों औजारों को ऑपरेटर की सुविधा अनुसार रखने का उचित प्रबंध होना चाहिए। मतलब जो ऑपरेटर काम करने वाला है उसको जब टूल की ज़रूरत पड़े टूल को, तो वो उठा सके, रख सके, और ये मतलब प्रॉपर इंतजाम वहाँ पर होना चाहिए। ये भी एक इसी का एक क्या है, पार्ट है, जो कि एर्गोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। इसके रोकथाम दुर्घटनाओं वाला मैंने आपको उचित प्रबंध होना चाहिए बता दिया है, दोबारा पॉइंट रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है। सभी तरह के जो नियंत्रण स्विच होते हैं, जैसे लीवर है, मशीन में कोई अगर श्रमिक काम कर रहा है, ऑपरेटर काम कर रहा है, तो जो भी नियंत्रण स्विच हैं, लीवर हैं, वो उसके नज़दीक होना चाहिए। ये नहीं कि जब तक वो बंद करने गया तो उसको समय ज़्यादा लग गया, कोई दुर्घटना हो गई, मतलब उसकी पहुँच में होना चाहिए, जहाँ वो खड़ा उसके हाथ पहुँच सके। दाहिने हाथ में राइट हैंड से जो कर सके दाहिने तरफ होना चाहिए, जो बाएं तरफ जरूरी है वो बाएं तरफ होना चाहिए। इसी तरीके से जो डिस्प्ले वाली चीज़ें हैं उसकी आंखों के सामने होना चाहिए। इस तरीके से जो सभी तरह के नियंत्रण स्विच जो लीवर हैं उनका उपयोग के अनुरूप यथासंभव ऑपरेटर के नज़दीक रखना चाहिए। तो इस तरीके के पॉइंट्स आते हैं जो एर्गोनॉमिक्स की डिज़ाइन में विचार किए जाते हैं। मैंने आपसे बताया पूरी ब्रांच है, तो इसका जो स्कोप है तो वो तो बहुत बृहद है, लेकिन हम चूंकि टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं तो एक सामान्य ज्ञान हमको होना जरूरी है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से पूरा चैप्टर फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूं कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। नोट्स आपने जरूर बनाए होंगे, यही नोट्स आपके आगे आगे काम आने वाले हैं, परीक्षा के लिए भी और आगे नॉलेज के लिए भी आप देखिएगा कि यही काम आएंगे। तो इनको जरूर बनाइए, अपना इसी तरीके से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे और 5वें चैप्टर को पूरा हम शुरू से अंत तक एक ही वीडियो में फिनिश करेंगे। तो शुभकामनाओं सहित आज के इस वीडियो को ही समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।